कि जमी बेच लेंगे, जमा बेच लेंगे। जमी बेच लेंगे, जमा बेच लेंगे और शहीदों के सर का कफन बेच लेंगे। और वतन के सिपाही अगर चुप रहे तुम तो ये भारत के नेता वतन बेच लेंगे। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿਸਰਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ 46ਵਾਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਗੱਲਬਾत करते हैं। पहला तो स्वागत है जी रेडियो पंजाब टुडे जी। नमस्कार जी। आपने सभी बॉर्डरों के चक्कर लगाए हैं, आपको कैसा लग रहा है ये संघर्ष को देखकर? नहीं, ये तो ज़बरदस्त किस्म का संघर्ष है। हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं जी, लेकिन इतना व्यवस्थित, इतना ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं देखा कभी, जिसमें कि जब आप आते हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए तो जिस तरह से लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं, ठहरने से लेके खाने पीने और जो दवाई हैं, बाकी भी जो ज़रूरतें हैं, तो यहाँ आने के बाद तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये छोटी बात है। जो बड़ी बात है वो ये कि जो जज्बा है जी, जो जज्बा है ख़ास करके सिख समुदाय का, कि जिस तरह से वो सरकार के सामने डट गए हैं जी। ये मोदी सरकार ने इस देश में बहुत अत्याचार किया है, बहुत मनमानी की है जी। उसने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, उसने जीएसटी लागू कर दिया जी, कश्मीर के अंदर से धारा 370-35 से ख़त्म कर दी जी। और अयोध्या में राम मंदिर निर्णय बनाने का फ़ैसला हो गया, हालांकि वो कोर्ट से हुआ जी। ये सारे फैसले हो गए और किसी को कुछ बोलने नहीं दिया गया जी। लेकिन ये जो काम, और हाँ एक और वो जो CA NRC का आंदोलन हुआ जी, जो करीब 1 साल पहले इसी जाड़े में जगह जगह खास करके मुस्लिम महिलाएं जो बैठी हुई थी धरनों पे, वो भी देखा देश ने। लेकिन वो सबको उन्होंने जो है वो आवाज़ें दबा दी। CA NRC को दबाने के लिए तो उन्हें कोरोना का बहाना मिल गया। लेकिन इस बार जो लोग डट के बैठे हुए हैं, जो किसान भाई हमारे, बहनें, बच्चे सब आके बैठे हुए हैं, और ख़ास करके जो सिख समुदाय के लोगों के अंदर जो जज्बा है कि हमें सरकार को मजबूर करना है ये कानून वापस लेने के लिए, मुझे लगता है कि मोदी साहब 6 साल में पहली बार वो अब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं जी। ये हमें ये पूरी ताकत दिखाई पड़ती है। ये जो पूरी लंगर की व्यवस्था और ये सब जो चल रही है, ये इसके पीछे जो पूरी मजबूती है, ये पूरी ताकत जो है इस आंदोलन को, वो उसने इतनी मजबूती प्रदान की हुई है कि सरकार भी असहाय महसूस कर रही है अपने आप को इसके सामने जी। आपको कैसा लग रहा है जो जहाँ पे संघर्ष में आ रहे हैं आप? जी, जी। आप आ गए और आपके लीडर हैं, कुछ मालूम हुआ था घरों में नज़रअंदाज रखे हैं, हाँ। उनको कैसे लग रहा है? हाँ, ये बात सही है कि जब हम निकले लखनऊ से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, हमारे राजीव भाई आज़मगढ़ से आए हैं, अनिल भाई उन्नाव से आए हैं, तो हमारी एक साथी हैं ऋचा सिंह, क्योंकि उसके एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली हुई थी यहाँ पे, और उनके ज़िले में भी, सीतापुर में भी उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली, तो उनके घर पे पुलिस लग गई जी, उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया गया जी। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की, वो पहचान रही है गांव-गांव में कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी लगाए हुए हैं कि कौन किसान नेता है, कौन वहाँ जा सकते हैं सिंघू बॉर्डर पे या गाज़ियाबाद बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे, और उनको उनके घर से निकलने के पहले ही, इसके पहले कि वो आंदोलन में आए, उनको नोटिस जा रही है और 10-10 लाख रुपए का मुचलका भरवाया जा रहा है कि आप आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। अभी उन्होंने कुछ किया नहीं, उसके पहले उनसे जो है वो गारंटी ले रहे हैं कि वो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। और हमारे एक दोस्त हैं राम जन्म भाई, मऊ ज़िले के रहने वाले, उन्होंने टिकरी बॉर्डर पे जाके कोई भाषण दिया
तो उनके और उनके भतीजे के खिलाफ गुंडा एक्ट लग गया जी तो योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश से किसान निकलने ही ना पाए। जी लेकिन हमने कुछ तैयारी की है 26 नवंबर की, जिस तरह से दिल्ली के अंदर यहाँ किसान बैरिकेड तोड़ के घुसेंगे दिल्ली में। जी हमने उत्तर प्रदेश में तय किया है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, एमएसपी तो वहाँ किसान को मिलता नहीं, इसलिए वहाँ का किसान आंदोलन में इतनी बड़ी ताकत से आया नहीं है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का किसान तो अपने एमएसपी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो लेकिन वहाँ पे एक समस्या ये आ गई है कि जब से मॉब लिंचिंग शुरू हुई मोदी सरकार बनने के बाद से, यानी कि कोई गाय लेके जा रहा है, खास करके मुसलमान, या उस पर शक हो गया कि गाय का मांस खाया है तो उसको पीट पीट के मारने की बहुत सारी घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में भी हुई, बाकी जगह भी हुई। तो उससे क्या हुआ कि गाय बैलों की खरीद बिक्री पूरी तरह से रुक गई। खरीदने वाले भी डरने लगे और जो बेचने वाले वो भी डरने लगे। तो अब ये बूढ़ी गाय, बैल, बछड़े जो किसान के काम के नहीं हैं, वो सब खुले घूम रहे हैं गाँव में। ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है और वो फसलों को बर्बाद करते हैं। तो अभी हाल में घटना हो गई हरदोई ज़िले में, कुछ गांव के लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बता के, पुलिस को बता के कुछ गायों को ले जा रहे थे गौशाला में रखवाने के लिए, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको पीट दिया, और पीटने वालों में दलित भी थे। अब पुलिस वहाँ मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है और SC ST एक्ट उसमें नहीं लगा रही है। तो हमने तय किया है कि जब दिल्ली में 26 जनवरी को किसान घुसेंगे आसपास के बॉर्डर से, उस दिन हम लखनऊ को घेरेंगे जानवरों के साथ, और हम कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए हैं गायों को गुड़ खिलाते हुए, उन्हें गायों से बहुत प्रेम है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो गाय गांव-गांव में घूम रही हैं, जिनको खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसान उनको रख नहीं पा रहा, आपकी गौशाला में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको खिलाया जा सके, आपकी फ़ोटो तो दिखाई पड़ती है, तो आप ही इनको रखो अपने घर में जी। और उन सारी गायों को हम ले जाएंगे, हम कहेंगे इनको हमें योगी जी के घर में बांधना है जी, क्योंकि वो खिला पिला सकते हैं जी। तो ये हमने 26 जनवरी का कार्यक्रम तय किया उत्तर प्रदेश में जी। आपको क्या लग रहा है जो ये संघर्ष चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जो संघर्ष है, किसान आंदोलन, एक तरह से जब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में, जैसे कि भारत बंद 2 अप्रैल 2018 को हुआ, इसमें 13 नौजवानों पर भारत में गोली मारी गई, शहीद हुए। इसी तरह से नागरिकता आंदोलन में हमारे 23 नौजवान सिर्फ उत्तर प्रदेश में शहीद हुए। आज जो यहाँ पर किसान आंदोलन ने मोदी को घुटने टेकने पे विवश कर दिया कि आज मोदी ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि गोली चला दे, क्योंकि अगर ये गोली चलती है तो हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग फिर से दोहराएगा। और जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ था याद होगा, उसके बाद हिंदुस्तान में पूरी जो आज़ादी की लड़ाई है, हिंदुस्तान में जो आज़ादी का संघर्ष आज आज़ाद हुए हम, उस कांड के बाद वो सामने आया। तो हम इस आंदोलन को इस तरह से देखते हैं और किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो तमाम आदिवासियों पर, दलितों पर, ओबीसी पर, माइनॉरिटीज़ पर दमन हो रहा था, जहां पर सरकार खुलेआम गोली चला दे रही थी और मारे जा रहे थे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि शुरू उत्तर प्रदेश में 8,500 इनकाउंटर में हमारे 133 से ज़्यादा अधिक से लोगों को मारा गया है, 2,800 से ज़्यादा लोगों को पैरों में गोली मार के इंजर्ड कर दिया गया। तो मतलब कि ये आंदोलन आने वाले समय में भारत कैसा होगा, सिर्फ किसान आंदोलन ये नहीं है, मैं जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, क्योंकि किसान से ही पूरा देश चलता है, पूरी दुनिया चलती है। आने वाले समय में नौजवान क्या करेगा, इस देश में तमाम जो इस देश का भविष्य क्या होगा, आने वाला भारत कैसा होगा, ये आंदोलन इस निर्णायक बिंदु पर है। और ये आंदोलन में आप जिस तरह से देखिए कि ये संदीप भाई इस तरह से जो बात कर रहे थे कि जिस तरह से स्टेप टू स्टेप, जैसे कि हमारे यहाँ 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद में दलित उतरे, उसके बाद पिछले साल मुस्लिम भाइयों को जब विभाजन के नसीहे के नाम पे एक बड़ा विभाजन किया जा रहा था, तब बड़े पैमाने पर उतरे, उसको कहा गया कि मुसलमानों का है, दलितों का है। आज इस पूरे आंदोलन को जैसे कहा जा रहा है सिखों का आंदोलन है,
इसी तरह से ये आंदोलन बता रहा है कि आने वाले भारत में बड़े आंदोलन की तरफ भारत बढ़ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अभी रिकवरी लॉ लाया गया, मतलब आंदोलनकारी अगर आंदोलन करेंगे तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। या फिर यूपीएसएसएफ लाया गया है कि अगर आपके घर में बिना वारंट के आपको उठा लिया जा सकता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे इस बिल में भी था कि कोर्ट नहीं जा सकते थे, और यही सब रॉलेट एक्ट में भी होता था। मतलब कि जो अंग्रेज करना चाहते थे वही आज मोदी सरकार करना चाहती है। लेकिन भारत की जो आवाम है इस समय अंग्रेज़ों पे घुटने टेकवाया मोदी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी, कैसा लग रहा है आप मिश्रा जी, आपको कैसा लग रहा है ये आंदोलन आया है, अब पूरा भारत खड़ा हो गया। पहले कोई भी नहीं बोलता था इस सरकारों के खिलाफ, जैसे 370 धारा तोड़ दी और उससे पहले भी जो कानून बनाए किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। अब पंजाब ने उठाई तो सभी आकर पीछे खड़ो गए। कैसा लगा आपको? मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी सरकारें पिछली आईं उन्होंने भी किसान का दमन किया और ये मोदी सरकार उससे कुछ आगे ही निकल गई और अपने लिए एक फांसी का फंदा बनाया जो 3 कानून पास किए। जबकि किसान की ये हालत रही है कि वैज्ञानिक कहता है 1 किलो चावल पैदा होने में 30 लीटर पानी का खर्च है और पानी की कीमत बाज़ार में अगर 10 रुपये लीटर रखी जाए तो 30 रुपये किलो की है, 30 रुपये लीटर है, यानी 30 रुपये हो गए 10 रुपये लीटर के हिसाब से। वैसे तो 20 रुपये लीटर बिक रहा है। और हालात ये है कि किसान का जो धान है वो 17-18 रुपये में एमएसपी जिसको मिल रही है, वैसे तो 15 में और 14 में ख़रीदा गया है। यूपी के तो बहुत हालात ख़राब रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ सारी, और आपको शिकायत भी करता रहा, शिकायतें सब दर्ज हैं। तो सवाल यह है किसान का हक तो शुरुआत से ही मारा गया है। और जब इंदिरा जी की हुकूमत थी, जिनकी हुकूमत आपके पंजाब में है कांग्रेस की, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, इंदिरा जी की सरकार थी 67 में, उस टाइम लेवी के भाव निश्चित किए गए और किसानों के घरों से जबरन लेवी की वसूली की गई थी। उस टाइम 40 पैसे लीटर डीजल था, 76 पैसे किलो गेहूँ, 1 किलो गेहूँ में 1.25 लीटर डीजल ले लेते थे। 1.25 कुंटल में एक साइकिल मिल जाती थी, 1 कुंटल गेहूँ में 1 कुंटल सरिया मिल जाता था, 1 कुंटल 52 किलो 600 ग्राम में 1 ग्राम 12 कैरेट का सोना मिल जाता था, 1 कुंटल गेहूँ में 12 कट्टे सीमेंट के मिल जाते थे। तो लड़ाई तो ये है, इधर मुद्रा की कीमत सोने से आंकी जाती है, ये हमारा सवाल है जी। और दूसरी तरफ कर्मचारी जितना 67 में अपनी तनख्वाह से सोना खरीद सकते थे आज भी वो खरीद लेंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई जी। और किसान का हक मारा गया जी, बिल्कुल। उनका किसान का 19 गुना बढ़ा है 67 से। और आज एक मीडिया के साथी वहाँ बात कर रहे थे हमसे, जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 130 गुना तो छोटे कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाई गई और 150 से 170 गुना अधिकारी की तनख्वाह बढ़ाई गई, हमारी 19 गुना बढ़ाई गई और उनकी 130 से 170 गुना बढ़ाई गई। तो हम ये जितनी भी सरकारें हैं सबका हम अपने हृदय से विरोध करते हैं जी। क्योंकि किसान का हक मारा गया है। ये लड़ाई आपके साथ इसमें भी है और हम चाहते हैं कि वो लड़ाई भी रखी जाए सरकार के सामने, क्योंकि एक बेटे को अगर रोटी मिलेगी और दूसरे को नहीं मिलेगी तो हम तो झगड़ा करेंगे जी, और हम इस पर झगड़ा करेंगे जी। ये हमने तय किया है, मैं झगड़ा करूंगा। और मैंने पहले भी झगड़ा किया था यूनियन में, अंत में अरेस्ट कर लिए गए, किसान यूनियन जिसे भारतीय किसान यूनियन कहते हैं। और अंत में जब एसडीएम ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके हमसे कहा कि जीने मुझे दोगे, और मुझे जेल में रखा गया। 14 दिन में बंद रहा और 14 दिन के बाद हथकड़ी अदालत में खोली गई। ये हुआ था और कहा जा बेटे तुझे जो मिलना था मिल गया, तू अपने घर जा, एसडीएम बोला, और मुझे जीने दे। और ये एसडीएम कुर्सी से खड़ा हो गया था, ये देखा और अपने घर चले गए। आज भैया के साथ हूँ क्योंकि आपके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, आप जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय रहे हैं और ऐसे पुरुष रहे हैं कि भटकते हुए इनकी ज़िंदगी हमने देखी। और मियाँगंज का सोशल ऑडिट पूरी ग्राम सभा जितना पूरा विकास खंड था, मैंने तर्क इसीलिए किया था कि पंजाब की हालत, मुझे विश्वास है यहाँ भी लूटा गया होगा जी। कोई कोना बाकी नहीं है भारत के नेताओं ने, क्योंकि भैया ने भी ये बात कही थी कि देश तो ज़बरदस्त लूटा गया। क्योंकि जब रोशनी एक्ट की आपसे चर्चा हुई थी तो रोशनी, बात सच है
कि अगर उन्होंने कश्मीर में रोशनी एक्ट लागू किया तो उत्तर प्रदेश में भी डकैती डाली गई। कितने कितने बड़े भूमि माफिया हैं। कोई अगर गरीब झोपड़ी डाल ले, उसकी झोपड़ी खोद डाली जाती है, जिस पर आप झगड़ा करते हैं। और बड़े बड़े भू माफिया हैं जो ज़बरदस्त आज भी ज़मीन देश के अंदर दाबे हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। भैया ने कहा था कि डीएम भी उनसे नहीं कर सकता। एक जगदीश गांधी करके हैं जो लखनऊ में, जिनके घर गवर्नर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति है। और बस अंत में ये बात कह करके बात ख़त्म करेंगे कि जमी बेच लेंगे, जमा बेच लेंगे। जमी बेच लेंगे, जमा बेच लेंगे, और शहीदों के सर का कफन बेच लेंगे। और वतन के सिपाही अगर चुप रहे तुम तो ये भारत के नेता वतन बेच लेंगे। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ 11:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।